क्लास एम8 एकेडमी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको जो नेशनल करंट अफेयर से जुड़े हुए मुद्दे हैं उन पे चर्चा करूंगा, जो कि आपकी आने वाली एग्जाम बिहार पीसीएस के प्रीलिम्स में और यूपी पीसीएस के प्रीलिम्स में और बाकी एग्जाम जो एसएससी है, बैंकिंग है, उनमें पूछे जा सकते हैं। तो अब शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक। आज हम करंट अफेयर में राष्ट्रीय परिदृश्य की घटनाओं पे बात करेंगे, अर्थात जो नेशनल लेवल की जो न्यूज है उन पे हम डिस्कशन करेंगे, क्योंकि बिहार पीसीएस या यूपी पीसीएस में एग्जाम है, वहां पे स्टेट से रिलेटेड भी न्यूज पूछी जाती है करंट की, लेकिन जो नेशनल न्यूज होती है उनका भी अपना एक अलग इंपॉर्टेंस होता है। तो आज हम सबसे पहले राष्ट्रीय परिदृश्य की बात करेंगे। उसके बाद जैसे जैसे लेक्चर आगे बढ़ेगा हम फिर बिहार के सीरीज में बिहार के लेक्चर को और यूपी के सीरीज में हम यूपी के जो कंटेंट और जो करंट अफेयर है उनके इवेंट को अलग से डिस्कस करेंगे। तो आज हम सबसे पहला डिस्कस करते हैं। आपने न्यूज में सुना होगा कि मिजोरम को, गोवा को और लद्दाख को पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता राज्य का दर्जा मिला है। ये पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता राज्य क्या है? ये जो इनको टैग दिया गया है ये क्या है? आखिर साक्षरता तो हमने सुनी है कि वो तो जब सेंसस होता है तो उसमें हम लिटरेसी की बात करते हैं कि हाँ इस राज्य में इतनी साक्षरता है, बिहार में कम है, यूपी में थोड़ी ज्यादा है, साउथ के स्टेट में और ज्यादा है। लेकिन ये जो नई चीज है पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता, ये क्या है? पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता से तात्पर्य होता है कि साक्षरता का जो मतलब क्या होता है? साक्षरता का मतलब होता है सामान्य रूप से अगर आपको चीजों को पढ़ने, चीजों को समझने का ज्ञान है तो उसको साक्षरता के रूप में हम देखते हैं। लेकिन हम जब कार्यात्मक साक्षरता की बात करते हैं तो उसमें हम संख्यात्मक ज्ञान कि आपको कैलकुलेशन की नॉलेज है कि नहीं, ठीक है, कि आपके पास जो संख्यात्मक ज्ञान है कि नहीं, आपके अंदर स्किल है कि नहीं। क्योंकि वो देखिए इसमें कार्यात्मक लिखा है ना, कार्य वर्ड से आप समझिए कि स्किल से रिलेटेड बात कर रहा है। तो अगर आपके अंदर कैलकुलेटिव नॉलेज है और आपके अंदर स्किल की नॉलेज है तो आपको साक्षरता के रूप में जब बताया जाए तो वो कार्यात्मक साक्षरता की बात करता है। अब इन राज्यों में क्या हुआ है कि 95% से ज्यादा कार्यात्मक साक्षरता पाई गई है। और जो पॉलिसी बनाई गई है हमारी उल्लास के तहत इस चीज को लाया जा रहा है। उल्लास एक प्रोग्राम है जो साक्षरता को रीडिफाइन करता है। तो उल्लास के प्रोग्राम में क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है कि अगर कार्यात्मक साक्षरता किसी राज्य की 95% से अधिक हो, कितनी? 95% से अधिक हो, तो उसको हम पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता राज्य का दर्जा देंगे। पूर्ण कार्यात्मक का इसका मतलब ये नहीं है कि 100%। अगर एग्जाम में पूछ ले बात कि पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता का तात्पर्य क्या है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि 100% है। उसका मतलब ये है कि अगर 95% से ज्यादा है तो उसको पूर्ण का दर्जा मिल जाएगा। वो 96% भी हो सकता है, 97 हो सकता है, 98 हो सकता है, जरूरी नहीं है कि वो 100% हो, ऐसा नहीं है। क्योंकि ऐसी गवर्नमेंट ने पॉलिसी बना के दी हुई है उल्लास योजना के तहत। तो आपको याद रखना है ये किसके अंतर्गत आता है ये कार्यक्रम? उल्लास कार्यक्रम के अंतर्गत पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता की जो मानक बनाए गए वो तय किए गए। तो ये याद रखना उल्लास कार्यक्रम के तहत होता है। और पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता किसको बोलते हैं? जब 95% से अधिक हो। किसको किसको मिला है? तो पहला, अगर राज्य के रूप में प्रश्न है कि जो सबसे पहला राज्य है जिसने पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता का दर्जा प्राप्त किया है तो वो कौन सा है? मिजोरम। लेकिन अगर कहे कि पहला, अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि पहला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश, स्टेट और यूटी, जिसने पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता का दर्जा प्राप्त किया है, तब मिजोरम नहीं होगा, तब होगा लद्दाख। क्योंकि जो मिजोरम है उसने भी 2025 में प्राप्त किया है पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता का दर्जा, जबकि लद्दाख को यह दर्जा 2024 में ही मिल चुका। तो जब राज्य की बात करें तब तो मिजोरम आपको टिक करना है। लेकिन जब राज्य या केंद्र शासित प्रदेश अर्थात यूटी, यूनियन टेरिटरी, आप समझते हैं ना केंद्र शासित प्रदेश और राज्य में क्या अंतर है? राज्य का मतलब ऐसे हैं जिनमें पूर्णतः सीएम बनाए गए, जैसे यूपी, बिहार, एमपी, पंजाब, ऐसे ये राज्य हैं। केंद्र शासित प्रदेश वे हैं जिनमें केंद्र का हस्तक्षेप होता है, जैसे दिल्ली हो गई, पुडुचेरी हो गई, आपका लद्दाख हो गया। अभी ये हाल फिलहाल में ही बना है लद्दाख, पहले जम्मू कश्मीर का हिस्सा था, उसमें 2 यूटी बनाए गए, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख।
तो लद्दाख, जब यूटी की बात करेगा तो लद्दाख, और अगर राज्य या यूटी की बात करेगा तो लद्दाख, और केवल जब लिख दे स्पष्ट रूप से कि पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता पहला प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है, तो वो है मिजोरम और दूसरा है गोवा। तो ये क्वेश्चन आ सकता है आप में, क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन होता है। बच्चा क्या करता है, जब तेजी के साथ पढ़ता है चीजों को, तो उसको याद रखता है मिजोरम पहला है, मिजोरम पहला। लेकिन जब भी अगर ऑप्शन में यूटी दे दे कि राज्य ऐसे लगा दे, या यूटी या केंद्र शासित प्रदेश, ये अगर क्वेश्चन में दे दिया या करके, तो आपको फिर लद्दाख लगाना है, तब आपको मिजोरम नहीं लगाना। ठीक है, क्लियर हुआ ये पॉइंट? तो आपको इसमें 3 पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है। पहला, राज्य अगर पूछे तो मिजोरम, यूटी या राज्य पूछे तो लद्दाख, दूसरा गोवा। पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता क्या है, जिसमें हम संख्यात्मक ज्ञान की बात करते हैं, कैलकुलेटिव नॉलेज की बात करते हैं। कब माना जाएगा, जब 50-95% से ज्यादा होगा। और ये किसके तहत होता है, ये उल्लास योजना के तहत होता है, जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, नई शिक्षा नीति, उसी के तहत ये हो रहा है। तो ये बिल्कुल आप इसको याद रखिए। ये इस साल जो एग्जाम होने वाले हैं 25 के, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, और 26 तक में भी पूछा जाएगा ये। ठीक है, तो ये चीज बिल्कुल इसको आप नोट डाउन कर लीजिए और आगे भी इसको रिवाइज करते रहिए। अब हम बात करेंगे सेकंड इवेंट पे, जो राष्ट्रीय परिदृश्य में दूसरी घटना घटी है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, संविधान हत्या दिवस। जैसा कि आपको नाम से मालूम पड़ रहा होगा कि संविधान की हत्या की गई है, उसका दिवस मनाया जा रहा है। तो केंद्र सरकार ने 2024 में, इसके आप थोड़ा बैकग्राउंड में भी जाइए कि कब से शुरू हुआ, तो ये 2024 में चालू हुआ संविधान हत्या दिवस। और किस दिन को मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 25 जून को मनाया जाता है। ठीक है, ये 25 जून को हर साल मनाया जाता है। ये किस मिनिस्ट्री ने ये शुरू किया है, इसकी घोषणा किसने की है, ये पूछ सकता है कि किस मंत्रालय के द्वारा इसकी घोषणा की गई। तो इसकी घोषणा की गई है गृह मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, गृह मंत्रालय द्वारा कब की गई है, ये पूछ सकता है कि पहली बार संविधान हत्या दिवस कब मनाया गया। पहली बार ये 2024 में मनाया गया। ठीक है, पहली बार 2024 में मनाया गया। अच्छा, ये हो गया कि किसके द्वारा मनाया गया, किस तारीख को मनाया जाता है, 25 जून को। पहली बार कब मनाया जाता है, 2024 में। अब ये होता है ये क्यों मनाया जाता है, क्योंकि आपको केवल फैक्ट नहीं पता होने चाहिए, आपको उसके पीछे का कारण भी पता होना चाहिए कि आखिरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस दिवस को मना क्यों रही है। जैसे हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं तो उसके पीछे रीजन है कि देश आजाद हुआ था उस दिन। ऐसे ही संविधान हत्या दिवस अगर मनाया जा रहा है तो इसके पीछे कुछ तो रहा होगा। तो इसके पीछे कारण क्या है, 25 जून 1975 को जब इंदिरा गांधी की सरकार थी, उस समय तत्कालीन केंद्र सरकार द्वारा आपातकाल की घोषणा की गई थी, इमरजेंसी लगाई गई थी, जिसे बोलते हैं नेशनल इमरजेंसी। इस नेशनल इमरजेंसी को 25 जून 1975 को पूरे भारत में लागू किया गया था। और चूंकि ये जो इमरजेंसी थी, इसको लगाने का रीजन क्या था, इसको लगाने का रीजन ये था कि जो देश में इंटरनल डिस्टरबेंस है, आंतरिक जो अशांति है, उसके आधार पर लगाया गया था। और विपक्ष के नेताओं को, जो उसमें विपक्षी दल के नेता थे, उनको डाल दिया गया था जेल में। उस चीज को अपने भारतीय लोकतांत्रिक इतिहास में उसको एक कालिख के तौर पे देखा जाता है कि वो लोकतंत्र के खिलाफ था। वो सभी आज के सभी दल, जितने भी राजनीतिक दल, वो इस पे एक्सेप्ट करते हैं कि ये काला दिवस था अपने लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए। तो उसी को आने वाले भविष्य में ऐसी घटनाएं न घटे, इसलिए सरकार इस चीज को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाती है, जिससे कि हमारे आने वाली जनरेशन ये जाने कि ऐसी चीजें नहीं करनी है, क्योंकि ये लोकतंत्र के देश के खिलाफ है। तो ये मनाया कब जाता है, 25 जून को। कब शुरू किया गया, 2024 में। किस मिनिस्ट्री के द्वारा शुरू किया गया, होम मिनिस्ट्री के द्वारा। ये किस चीज के लिए मनाया जाता है, 25 जून 1975 को जो इमरजेंसी लगाई थी उसके लिए शुरू किया गया है। अच्छा, अब इमरजेंसी की बात चालू हुई है तो एक बात आप याद रखिए कि ये कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि इमरजेंसी अगर लगाई गई थी तो ये भी पूछ सकता है कि देश में इमरजेंसी कितनी बार लगाई गई है, देश में इमरजेंसी कितनी बार लगाई गई है। तो देश में इमरजेंसी अब तक 3 बार लगाई जा चुकी है, क्योंकि ये क्वेश्चन सीधा पूछ लेगा ना आपको फैक्ट में कि देश में इमरजेंसी कितनी बार लगाई गई, तो आपको ये याद रहना चाहिए।
ठीक है, तो मैं आपको बताता हूं कि देश में इमरजेंसी जो है, देश में आपातकाल 3 बार लागू किया गया है। ठीक है, देश में आपातकाल 3 बार लागू किया गया है। ये बिल्कुल आपको याद रहना चाहिए, क्योंकि ये स्टैट जो जीएसजी के वाला न्यूज होता है ना, ये उसमें पूछा जाता है, आपकी एसएससी में ऐसी चीजों में ये पूछा जाएगा। ठीक है, अच्छा, इसमें ये भी है कि कब कब लगाया गया। तो एक तो देखो, पहली बार जो लगाया गया था वो इंडो चाइना वार के समय लगाया गया था। ठीक है, 1962 में। दूसरी बार कब लगाया गया था? इंडो पाक वार। इंडो पाक मतलब भारत पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ था 1968 में। ठीक है, 1968 में उस समय लगाया गया। तीसरी बार कब लगाया गया? ये इसकी जो हम बात कर रहे हैं 1975, 25 जून 1975, ये उस दिन लागू किया गया था। तो ये 3 बार इमरजेंसी हो गई, इंडो चाइना वार, इंडो पाक वार एंड जो हमारी नेशनल इमरजेंसी लगाई गई थी आंतरिक अशांति के आधार पर। ठीक है, तो आप इसको याद रखेंगे, संविधान हत्या दिवस क्यों मनाया जाता है, किस मिनिस्ट्री के द्वारा मनाया जाता है, और इसके पीछे रीजन क्या थे, कारण क्या थे। ठीक है, तो इसको बिल्कुल आप याद रखिए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डेट के रूप में इसको याद किया जाता है। तो ये हो गया हमारा दूसरा पॉइंट, जो कि नेशनल जो घटनाएं घटी हैं उसके सबसे इंपॉर्टेंट घटनाएं। अब तीसरी बात करते हैं। तीसरे इवेंट में हम पढ़ते हैं जातीय जनगणना की अनुमति केंद्र सरकार ने दे दी है, क्योंकि ये बहुत दिनों से मुद्दा बना हुआ था कि जातीय जनगणना करानी चाहिए नहीं करानी चाहिए। तो फिलहाल आखिरकार केंद्र सरकार ने इस चीज पे स्वीकार किया है कि जातीय जनगणना होगी। तो इसमें सवाल क्या बन सकते हैं? देखिए, जो घटनाएं घटती हैं उन्हीं से सवाल एग्जाम में बनते हैं, तो इसलिए हमें घटनाओं को देखना है। कोई भी घटना घट रही है तो उसके पीछे रीजन क्या है, वो कब उसके नोटिफिकेशन जारी हो रहा है, उसमें होगा क्या, वो सारी चीजें हमें देखनी है। जैसे जातीय जनगणना की अनुमति किसने दी? केंद्र सरकार ने। अब ये क्वेश्चन बन सकता है इसमें कि ये किस जनगणना में होगा। तो ये जनगणना 2027 में जो होने जा रही है उसमें जातीय जनगणना कराई जाएगी। जातीय जनगणना का पर्पस क्या है? जातीय जनगणना का पर्पस यही है, सरकार ने बोला है कि जातीय जनगणना का इस समय आवश्यक इसलिए है क्योंकि जब तक हम जातियों को गिनेंगे नहीं तो फिर हम उसके जो हमारे गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं उसके बेस पे उनकी स्थिति को देखते हुए फिर उनको सहायता कैसे दी जा सकती है। तो इसके लिए केंद्र सरकार ने अपना पक्ष रखा है। उसके बाद अब हम जनगणना की बात करें, 2027 में होने वाली है। अब ये जनगणना जो है केंद्र सरकार कराती है, तो ये किस सूची में आता है? क्या होता है कि जो अपने इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है कि कौन सा कार्य किसके क्षेत्र में आता है। जैसे कुछ कार्य होते हैं वो राज्यों के क्षेत्र में, कुछ कार्य होते हैं वो केंद्र सरकार के क्षेत्र में आते हैं। जैसे पुलिस है, ये स्टेट का मामला है, और जो ये जनगणना है ये सेंटर का मामला है। ये मतलब ये कौन कराएगा? संघ सूची के अंतर्गत आता, तो ये केंद्र सरकार कराती है, और ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत किया था। मंत्रालय भी पूछता है कई बार कि किस मंत्रालय के अंतर्गत होगा, तो ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत इसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा। अच्छा, इसमें 2 डेट बड़ी इंपॉर्टेंट आई हुई है। एक है 1 अक्टूबर 2026, एक है 1 मार्च 2027। ये क्या है? ये है संदर्भ तिथि जिसे बोलते हैं, कि जिसको आधार बना के जनगणना कराई जाएगी कि इस डेट पे इतनी जनगणना भारत की रही। कोई एक डेट तो फिक्स करना पड़ता है, तो वही 2 डेट दी गई हैं। अब इसमें ये सवाल उठता है कि 2 डेट क्यों दी गई हैं? तो ऐसा क्या है कि जो पहाड़ी क्षेत्र जैसे जम्मू कश्मीर हो गया, लद्दाख हो गया, हिमाचल हो गया, उत्तराखंड हो गया, वहां पे सुचारू रूप से, सहजता से, आसानी से क्योंकि वहां मौसम और वहां की जलवायु अलग है, तो वहां पे आसानी से काम किया सके, तो इसलिए वहां पे 1 अक्टूबर 2026 की डेट दी गई कि इस डेट को वहां पे संदर्भ तिथि माना जाएगा। और जो 1 मार्च 2027 की डेट है, जो संदर्भ तिथि रेफरेंस डेट बनाई जा रही है, ये बाकी पूरे देश के लिए। तो अगर कभी एग्जाम में ये पूछ ले कि संदर्भ तिथि JNK और हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड और लद्दाख के लिए क्या है, तो वो 1 अक्टूबर 2026 है। और संदर्भ तिथि जनगणना की पूरे भारत के लिए जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल और उत्तराखंड को छोड़ के कौन सी है, तो 1 मार्च 2027 है। तो ये डेट आपको याद रखनी है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन, फैक्चुअल क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में कि केवल सीधा डेट पूछ लिया गया। तो जातीय जनगणना का आपको समझ में आ गया कि किस जनगणना में शामिल होने वाला है, इसकी डेट क्या होने वाली है, ये किस मंत्रालय के अंतर्गत होगा। ये तीनों पॉइंट हमने
डिटेल में देख लें। अब हम आगे अगले टॉपिक पे चलते हैं। करंट अफेयर को जब मैं पढ़ा रहा हूं आपको, तो आप उसको नोट डाउन करते चलिए। और करंट अफेयर में केवल मैं करंट अफेयर नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं आपको जब इमरजेंसी की बात आई, संविधान हत्या दिवस की बात आई, तो मैंने संविधान हत्या दिवस के साथ साथ वो क्यों मनाया जाता है, इमरजेंसी लगी तो क्यों लगी, और इमरजेंसी लगती है तो भारत में कितनी बार लगी है। तो भारत में अभी तक मैंने बताया आपको 3 बार लगी है। एक इंडो चाइना वार, आपको मैंने लिख के दिखाया था, इंडो चाइना वार 1962, इंडो पाक वार 1968, ठीक है, और एक जब नेशनल इमरजेंसी लगी थी, जिसके लिए संविधान हत्या दिवस मनाया जाता है, ये 1975। ये 3 बार, क्योंकि ये कई बार ये एग्जाम पूछा जाता है, सीधा पूछ लिया गया है कि इस भारत में कितनी बार आपातकाल लागू किया गया है। आपातकाल, इमरजेंसी को हिंदी में आपातकाल बोलते हैं, ठीक है, कितनी बार लागू किया गया, तो उसका आंसर है 3 बार। तो ये बिल्कुल आपको याद रहना चाहिए, क्योंकि वहां पे आप ना ये एकदम लिख, इसको नोट डाउन कर लीजिए बिल्कुल। अब हम चलेंगे चौथे टॉपिक के पास। देखिए, अभी मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, वो चेनाब पुल का उन्होंने इनॉग्रेशन किया है। चेनाब ब्रिज का। ये न्यूज में क्यों रहा? क्योंकि ये विश्व का सर्वाधिक ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज है। क्या है? विश्व का सर्वाधिक ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज है, ठीक है। ये विश्व का सर्वाधिक ऊंचा, हाईएस्ट रेलवे आर्क ब्रिज इन द वर्ल्ड कौन सा है? चेनाब ब्रिज, ठीक है। ये अभी जम्मू कश्मीर में ये चेनाब नदी के ऊपर इसका निर्माण किया गया है और इसका उद्घाटन मोदी ने। तो अभी कभी भी ये क्वेश्चन बन सकता है कि विश्व का सबसे ऊंचा आर्क ब्रिज कौन सा है? वो चेनाब ब्रिज है, ठीक है। अच्छा, इसकी हाइट जो है वो आईफिल टावर जो है उससे भी ऊंची है, ये जो चेनाब ब्रिज की ऊंचाई है। तो ये इसका उद्घाटन किसने, कई बार उद्घाटनकर्ता का नाम पूछ लेता है एग्जाम में, किसको उद्घाटन किसने किया? इसका उद्घाटन किसने किया? इसका उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, ठीक है, चेनाब ब्रिज का। तो ये फैक्ट बिल्कुल याद रखिएगा, सबसे ऊंचा ब्रिज नहीं है, सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज है। ये वर्डिंग आप याद रखिएगा, सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज है, वो केवल ब्रिज नहीं है, रेलवे आर्क ब्रिज है। तो ये इस साल का इंपॉर्टेंट फैक्ट था, क्योंकि ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ से बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो क्या है कि ये जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट से रिलेटेड है, दूसरा क्योंकि ये वर्ल्ड का हाईएस्ट रेलवे आर्क ब्रिज है, इसलिए ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, करंट अफेयर की। एक यूपी स्पेशल एक ताप विद्युत इकाई बनाई गई है घाटमपुर, जिसका उद्घाटन मोदी जी ने किया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। घाटमपुर ताप विद्युत इकाई, ये यूपी पीसीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका अक्टूबर में पेपर होने वाला है, और जो आपका पेट का एग्जाम होने वाला है, आपका पेट का एग्जाम कब है? यूपी उत्तर प्रदेश वालों को जो पेट देने वाले हैं, जो लोअर पीसीएस के लिए कराई जाती है परीक्षा, तो पेट का एग्जाम होने वाला है आपका 6-7 सितंबर। उस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। क्यों? क्योंकि ये जो घाटमपुर है वो कानपुर में स्थित है, ठीक है। तो इसलिए ये यूपी के लिए बहुत स्पेशल है। घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना, ये उत्तर प्रदेश की जो एनर्जी एजेंसी है UPRVUNL, उसके अंतर्गत स्थापित है, और उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। ये कानपुर नगर में स्थित है।
और इसकी अगर क्षमता की बात करें तो इसकी क्षमता है 1980 मेगावाट। कभी कभी क्षमता के बारे में पूछ लेता है, तो इसका है 1980 मेगावाट की क्षमता का है। ये ताप विद्युत इकाई है, कानपुर में है। घाटमपुर अगर पूछे, घाटमपुर ताप विद्युत एग्जाम क्या करता है, सीधा पूछेगा घाटमपुर ताप विद्युत इकाई जिसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने किया, ये किस शहर में है, उत्तर प्रदेश। तो आपको सीधा वहां पे ये याद रहना चाहिए, इसमें और कुछ नहीं। अब बाकी क्षमता पूछ सकता है कि ये इसकी क्षमता हो, ठीक है। तो ये आपके पेट के एग्जाम में, यूपीपीसीएस के एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आप याद रखिएगा। अब हम चलते हैं, एक सम्मेलन बुलाया गया था लोक माता जो अहिल्याबाई होलकर है, उनका एक सम्मेलन बुलाया गया है। लोक माता अहिल्या, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं मराठा के जो पूरे वंशजों में, ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी मानी जाती है ये अहिल्याबाई। ये एक सम्मेलन बुलाया गया था। देखिए कोई घटना इंपॉर्टेंट कैसे हो जाती है, एक तो क्या है कि उसमें कौन उपस्थित हो रहा है। जैसे कि अगर प्रधानमंत्री या कोई बड़े ऐसे पदाधिकारी जो ऐसे सम्मेलन में जाते हैं तो वो कहीं ना कहीं न्यूज, वो नेशनल इंपॉर्टेंस की न्यूज बन जाती है। इसलिए हमें ऐसी न्यूज को बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है। तो लोक माता अहिल्याबाई महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन मनाया गया, इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज बन जाती है। अब इसमें क्या इंपॉर्टेंट है हमें ये देखना। तो अहिल्याबाई महिला सम्मेलन ये मनाया क्यों गया, ये इनका क्या योगदान है अपने इतिहास में, हम ये देख सकते हैं। तो इनका अहिल्याबाई जी हैं, इनका योगदान है, आप काशी विश्वनाथ के बारे में सुने होंगे, और ऐसे काशी विश्वनाथ जैसे कई मंदिरों के पुनर्निर्माण में, मध्य प्रदेश के, उत्तर प्रदेश के कई मंदिरों के पुनर्निर्माण में, क्योंकि आप जानते हैं कि कई आक्रांताओं ने हमारे देश के कई मंदिरों को तोड़ा है, तो उनके पुनर्निर्माण में इनका बहुत बड़ा योगदान है अहिल्याबाई होलकर का। और इनका क्या था, इनकी 300वीं जयंती थी। ये मनाया क्यों गया, एक तो है कि इनका इतिहास में क्या स्थान है, फिर ये मनाया क्यों गया, क्योंकि इनकी 300वीं जयंती थी। इसी चीज को मनाने के लिए, 300वीं जयंती को मनाने के लिए इस महासम्मेलन का आयोजन किया गया था, ठीक है। और ये किस राज्य में किया गया, तो ये मध्य प्रदेश में किया गया था, ठीक है। तो इसमें ये पूछ सकता है कि ये सम्मेलन मनाया गया है किस चीज के उपलक्ष्य में था, तो चूंकि अहिल्याबाई जी के 300वीं जयंती का उपलक्ष्य था। इनका योगदान आप समझ सकते हैं, जो अपने संस्कृति के सुरक्षा और क्या कहते हैं पुनर्निर्माण के कार्यों के लिए, और किस राज्य में हुआ, वो मध्य प्रदेश में हुआ। और कहाँ पे, अगर ये पूछ ले कि ये शहर, कभी कभी देखो राज्य पूछ सकता है या शहर दे दे, तो शहर भोपाल है, ठीक है। तो आप इस सम्मेलन के बारे में जानते रहिए कि सम्मेलन के बारे में क्या फैक्ट है, किस शहर में हुआ, भोपाल में है। 300वीं जयंती, योगदान इनका पता ही है आपको। तो ये बिल्कुल उसका उद्घाटन, इसका यहाँ पे मुख्य अतिथि के रूप में कौन आए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कभी कभी क्या करता है ना, पूछ लेता है कि मुख्य अतिथि कौन थे, या टाइम पूछ लिया, या किसके उपलक्ष्य मनाया गया, किस जगह मनाया गया, तो ये सब चीजें हैं। तो अभी हमने ये टॉपिक डिस्कस किया। आने वाले लेक्चर में हम और भी जो इम्पोर्टेंट है नेशनल अफेयर से रिलेटेड टॉपिक, उसको हम लेके कंटिन्यू करेंगे। और आप लोग इस सीरीज से जुड़िए, यूट्यूब पे आप इसको चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और ये हम आपको इंश्योर करेंगे कि आने वाले लेक्चर में आपको अगले 30 दिन के अंदर, क्योंकि पेट का भी एग्जाम है आपका, उसमें करीब 26 से 27 लाख लड़के दे रहे हैं एग्जामिनेशन, जो यूपी पेट का एग्जाम है, तो उसमें भी आपके करंट अफेयर का वेटेज अच्छा खासा होता है। उससे वो एग्जाम हो गया, चाहे बिहार पीसीएस का हो गया, यूपी पीसीएस का हो गया, उसमें जो भी करंट अफेयर आने वाले हैं, हम ये इंश्योर करेंगे कि आप मैक्सिमम उसमें स्कोर करके आए।
और आप इसके लिए आप यहाँ हमारे ऑफलाइन सेंटर है मुखर्जी नगर में, आप वहाँ आके जुड़ सकते हैं और आपको फ्री जो सीरीज आ रही है यूट्यूब पे आप उसको देखते रहिए और आगे भी बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।